नमस्कार बच्चों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत करता हूं क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपन इस क्लास में आवेशन की विभिन्न विधियों को पढ़ेंगे। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अपन एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाके आप देख सकते हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लास के पीडीएफ नोट्स और क्लास की जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं आवेशन की विभिन्न विधियों को समझेंगे, है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि आवेशन की विभिन्न विधियों को समझाइए, जिसमें पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। क्या होता है देखिएगा, बहुत इजी शब्दों में मैंने इसे लिखा है और यही नोट्स मैं आपको दूंगा ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ सकें। 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण विद्युत या घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। बात को समझना, यहाँ पर कोई 2 वस्तु हैं जिसे अगर अपन रगड़ते हैं और उसके द्वारा जो आवेशित मतलब आवेश उत्पन्न होती है वो दोनों आवेशित हो जाती हैं, और उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं कि घर्षण विद्युत या घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या बात क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तब एक वस्तु के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी जबकि दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। बात को समझना, यहाँ पे बहुत इजी है, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अपन ने देखा कि 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की जो प्रक्रिया है उसे अपन क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं या फिर घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। फिर अपन ने देखा दूसरी लाइन से कि जब 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तब एक वस्तु के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, और ऐसा होने से क्या होता है कि एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी जबकि दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। सिंपल सी बात है, अगर आवेश स्थानांतरित होंगे तो एक में कमी और दूसरे में वृद्धि होगी सही। अब देखिए, ऐसा होने से क्या होता है कि इस प्रकार एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। क्या बात क्लियर है? बहुत ही शानदार यहाँ पे बताया गया है और मैंने लिखवाया इस तरीके से है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपको ये बड़ा जरूर लगेगा, लेकिन आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन रट नहीं रहे हैं, अपन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखिएगा कि 2 वस्तुओं के परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, घर्षण विद्युत या घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। और फिर अपन ने देखा कि जब 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तब एक वस्तु के परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु के अंदर चले जाते हैं। बात समझ में आई? अगर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएंगे तो क्या होगा, एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी जबकि दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, अधिकता हो जाएगी। और इस प्रकार होने से क्या अपने को रिजल्ट मिलेगा, इस प्रकार एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। क्या बात क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। अब यहां पर देखिएगा साथियों, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। बात को समझना, जब कांच की छड़ को, अब देखिए कांच की कोई छड़ है को रेशम से रगड़ते हैं, रेशम कोई है मतलब रेशम का कपड़ा ले लो या रेशम ले लो, उससे अपन रगड़ते हैं तो कांच के परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। इससे कांच पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। सही बात है, जब कांच पे जो इलेक्ट्रॉन थे अगर वो रेशम के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण धनावेश की अधिकता हो जाती है। यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि यहाँ पे क्या था कि कांच पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो रगड़ने से रेशम के अंदर गए, और रेशम के अंदर गए तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या हो गया, धन आवेश की अधिकता हो गई। बात समझ में आ गई? तथा समझना आगे, तथा रेशम पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। बात समझना। और यहाँ पर देखिए, जिससे इलेक्ट्रॉन गए उस पर धन आवेश आ गया, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उस पर ऋण आवेश आ गया। सिंपल सी बात है, क्लियर है? तथा रेशम पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है, बिल्कुल सही है। अतः कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम ऋण आवेशित हो जाता है। बहुत ही शानदार बात बताई गई है। अगर आपको
यहाँ पे समझना है कि ऋणावेशित और धनावेशित क्या होता है, कब होता है, तो उसे भी आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अपन ने देखा था कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम के अंदर जाते हैं, और ऐसा होने से सिंपल सी बात है और क्लियर सी बात है कि कांच में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, रेशम के अंदर गए हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो उस पर कौन सा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। और जो आवेश, बात समझ रहे हो ना, कि जो आवेश कांच के ऊपर आया है, कौन सा, धनावेश, वो किसके कारण आया है, इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण। इलेक्ट्रॉन गए किस में गए, रेशम में, निकल गए, मतलब यहाँ से कुछ कम हो गए, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और इलेक्ट्रॉन की कमी होने से धनावेश आ गया है। और जिस पर आवेश गया, रेशम पर आवेश गया, तो रेशम पर आवेश गया तो वहाँ से क्या हुआ, ऋणावेशित हो गया। बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है कि क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो जहाँ से निकलेगा वहाँ पर धनावेश देगा, और जिस पर जाएगा उसे ऋणावेशित। बात क्लियर है, सिंपल सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखना, एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। इससे कांच पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण धन आवेश की अधिकता हो जाती है तथा रेशम पर ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। अतः कांच की छड़ धनावेशित, कांच की जो छड़ है वो धनावेशित तथा रेशम जो है वो ऋणावेशित हो जाता है। अब देखिए साथियों, इसी प्रकार अगर थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ें तो इसी प्रकार जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है साथियों कि जैसे अपन ने ऊपर किया था कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था तो कांच पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो रेशम के अंदर चले गए, तो कांच पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो कम होके किस पे गए हैं, रेशम पर। तो कम हुए तो धनावेश उत्पन्न हुआ, और जिस पे गए उस पे ऋणावेश उत्पन्न हुआ था, और उसी को अपन ने समझा था। इसी प्रकार यहाँ पे बात की जा रही है, एक एबोनाइट की छड़ है और एक बिल्ली की खाल है। इसी प्रकार जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन, तो होता क्या है, खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट में आ जाते हैं। अतः एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाती है तथा खाल इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे समझना कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो होता क्या है कि खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन निकले किससे, खाल से, तो कम हुए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, धनावेश हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि खाल से कम हुए हैं, तो खाल से कम हुए हैं तो खाल पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो धनावेश आ जाएगा। और किस पे गए हैं, एबोनाइट पे गए हैं, तो एबोनाइट पे गए हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण वहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर कि आवेश क्या होता है, धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, उसको समझने के लिए अपन यहाँ पे दो प्रकार के एग्जाम्पल लिए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आपको ये समझ में आ गए होंगे। बात क्लियर है। अब देखिए साथियों, कुछ खास बात करते हैं। यदि कांच की छड़ के स्थान पर, अभी तक अपन कांच की छड़ ले रहे थे, यदि कांच की छड़ के स्थान पर तांबे की छड़ को हाथ में पकड़कर ऊनी कपड़े से रगड़ा जाए तब छड़ को स्थानांतरित आवेश शरीर से स्थानांतरित होकर पृथ्वी में प्रवाहित होने के कारण तांबे की छड़ आवेशित नहीं हो पाती है। बात समझ में आई आपको। यदि कांच की छड़ के स्थान पर तांबे की छड़ को हाथ में पकड़कर ऊनी कपड़े से रगड़ा जाए तब छड़ को स्थानांतरित आवेश शरीर से स्थानांतरित होकर पृथ्वी में प्रवाहित होने के कारण तांबे की छड़ आवेशित नहीं होती है। समझना साथियों। अब देखिए कांच की छड़ है, कांच की छड़ अपन ने पकड़ रखा है, तो कांच पे जो आवेश आएंगे वो अपने अंदर नहीं आएंगे। लेकिन अगर उसके स्थान पर अगर अपन तांबे की छड़ लेते हैं तो होगा क्या, जैसे ही अपन कपड़े से रगड़ेंगे तो तांबे की छड़ के ऊपर जो आवेश आएंगे वो अपने अंदर आ जाएंगे। तांबा है ना, वो इसलिए अपने अंदर स्थानांतरित हो जाएंगे। पहले किस में होंगे, तांबे की छड़ पर, फिर वो तांबे की छड़ पर जो आवेश है वो अपने अंदर आ जाएंगे, अपने अंदर से होकर वो पृथ्वी मतलब अपन जहाँ खड़े हैं जमीन के अंदर प्रवाहित हो जाएंगे, जिसके कारण तांबे की जो छड़ है वो क्या हो जाएगी, आवेशित नहीं होगी। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब यदि तांबे की छड़ के लकड़ी का
हत्ता लगाकर उपरोक्त प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है तब छड़ आवेशित हो जाती है। बात समझना, अगर जो तांबे की छड़ हैं उस मतलब उसको पकड़ने के लिए अगर अपन लकड़ी का हत्ता बना लेते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर अपन उसको ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, तो वो क्या होगा, तांबे की जो छड़ है वो आवेशित हो जाएगी, क्योंकि तांबे के जो छड़ हैं उस पर जो आवेश आएंगे वो अपने अंदर नहीं आएंगे, और अपने अंदर नहीं आएंगे वो पृथ्वी के अंदर नहीं जाएंगे, इसलिए जो तांबे की छड़ हैं वो क्या होगी, आवेशित हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी साथियों। बहुत ही शानदार नोट्स बनाए हैं मैंने। ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। आपको उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, ताकि आपको क्लास की जानकारी और नोट्स मिलते रहेंगे। आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप IIT JEE इन सभी की तैयारी भी करते हैं तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके 12th की जो बेसिक फिजिक्स हैं वो क्लियर नहीं होगी तो आप IIT JEE इनको क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो पहले ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छी तरह से पढ़ें। बहुत ही शानदार नोट्स है। अब देखिए साथियों, अपन ने देखा कि कांच की छड़ के स्थान पर अगर तांबे की छड़ लेते हैं और अपन हाथ में पकड़ते हैं और ऊनी कपड़े से अगर रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़े से जो आवेश होंगे वो क्या आ जाएंगे, तांबे की छड़ पे आ जाएंगे। और तांबे की छड़ को अपन ने पकड़ रखा है, कांच की छड़ तो है नहीं, वो तांबे की छड़ है, तो उस पर जो आवेश है वो अपने शरीर के अंदर आते हुए जमीन के अंदर चले जाएंगे और तांबे की जो छड़ है वो आवेशित नहीं होगी। पहली कंडीशन। अगर तांबे की जो छड़ है उसको पकड़ने के लिए अपन ने लकड़ी का हत्था बना लिया, बात क्लियर है, फिर उसको अगर अपन पकड़ते हैं, फिर अगर अपन उसको पकड़ते हैं तो क्या होगा कि जो कपड़े द्वारा आवेश आएंगे किस पे, तांबे की छड़ पर, वो अपने तक पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि अपने लकड़ी को पकड़ रखा है। बात समझ में आई? तो फिर वो जमीन के अंदर जाएंगे नहीं और उस नहीं जाने के कारण क्या हो जाएगी, वो तांबे की जो छड़ है वो आवेशित हो जाएगी। समझना यहाँ पे। इस स्थिति में लकड़ी का हत्था कुचालक, बिल्कुल कुचालक का काम करेगा, क्योंकि आवेश प्रवाहित होने देता ही नहीं है वो। उसमें आवेश प्रवाहित होता है क्या, लकड़ी में आवेश प्रवाहित नहीं होता है, ये अपन भी जानते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि इस स्थिति में लकड़ी का हत्था कुचालक होने से आवेश पृथ्वी में प्रवाहित नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, मैंने बता रखा है, पढ़ा रखा आपको कि 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। बार बार इसलिए मैं लिखवाता हूँ ताकि क्या है, आपको क्या होता है ना, बार बार पढ़ने से बातें अपने को याद में रह जाती हैं, दिमाग में आ जाती है, फिट हो जाती है। इसलिए आप वीडियो को बार बार देखा करें। वीडियो को देखने से क्या होगा, एक बार नोट्स बना ले, देखते हुए नोट्स खुद बनाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर बात को समझते हुए लिखेंगे आप, ताकि मज़ा आएगा। फिर नोट्स सामने होंगे, फिर वीडियो को देखो और मज़ा आएगा और क्लियर होगा। जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको शानदार सफलता मिलेगी। वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटने पर उसका द्रव्यमान घट जाएगा। देखिए, वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन हटता है उसका द्रव्यमान घट जाएगा, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली। तथा ऋणावेश वृद्धि में इलेक्ट्रॉन आ जाने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन हटता है, द्रव्यमान घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यद्यपि यह कमी अथवा वृद्धि, समझना, यद्यपि यह कमी अथवा वृद्धि अत्यल्प होती है, मतलब बहुत कम होती है, परंतु यह सैद्धांतिक रूप से सही है। बात समझ में आई आपको? ये होती तो कम है, ये तो होती तो कम है, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से क्या है, सही है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अपन कुछ नई बातें सीखने वाले हैं। वो क्या है, देखिएगा। आवेश धनात्मक और ऋणात्मक होता है। अपन ने देखा कि आवेश दो प्रकार के हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। द्रव्यमान केवल धनात्मक ही होता है और जो द्रव्यमान है वो धनात्मक ही होता है। अपन ने कभी ऐसा नहीं जाना कि मेरा जो वजन है वो -50 किलो है। क्या ऐसा कभी सुना आपने कि मेरा जो वजन है वो -50 किलो? ऐसा नहीं हो सकता ना, कि इसलिए जो द्रव्यमान है वो नेगेटिव कभी नहीं होता है, वो हमेशा धनात्मक पॉजिटिव होता है। आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है। देखिए, आवेश जो है हमेशा द्रव्यमान से बद्ध मतलब बधा हुआ रहता है, अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है। अगर द्रव्यमान है तो ही अपन कह सकते हैं कि आवेश है, वरना द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि सुनना, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर कि आप ही ले लो कि आपका जो वजन है तो वो आपका द्रव्यमान तो है ही सही, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर आवेश प्रवाहित होंगे तो ही आपका द्रव्यमान होगा, नहीं। इसलिए मतलब यहाँ पे क्लियर क्या हुआ है
कि आवेश हैं तो उसका द्रव्यमान होना चाहिए, अगर आवेश हैं और द्रव्यमान है तो ही आवेश होगा, वरना उसका अस्तित्व नहीं होगा। और द्रव्यमान होने के लिए आवेश की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आवेश होने के लिए द्रव्यमान की ज़रूरत है। सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखें कि जिन कणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है वे कण आवेशित नहीं हो सकते हैं। क्या कहा कि जिन कणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, विराम जो द्रव्यमान है वो शून्य होता है, वे कण आवेशित नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आई आपको? मैंने क्या कहा कि जो कण है, जो मतलब वस्तु है, उसमें क्या है, उसका जो द्रव्यमान है वो जीरो है, मतलब द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान रहित है, तो वे कण क्या होंगे, आवेशित नहीं हो सकते हैं। और उसके लिए एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, फोटोन और न्यूट्रिनो हैं, वो क्या हैं, आवेश रहित हैं, बस, क्योंकि उसमें द्रव्यमान नहीं है तो आवेश नहीं है ना। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर आपके एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो आपके बोर्ड के अंदर भी पूछे जाए, तो अगर वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको इस प्रकार से ऑप्शन दे सकते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर अनावेशित कण कौन कौन से हैं, तो आपको 3 तो दे देंगे जो आवेशित हैं और 1 दे देंगे अनावेशित। तो वैसे फोटोन क्या है, अनावेशित है, मतलब इसमें आवेश नहीं है क्योंकि इसका द्रव्यमान नहीं होता है। अब इसको समझना, धनावेशित आवेश और ऋणावेशित आवेश। अब वो देखिए, कांच की छड़, बिल्ली का रोएदार चर्म, ऊनी कपड़ा, इधर देखिए रेशमी का कपड़ा, एबोनाइट की छड़, प्लास्टिक छड़, रबर हो गया है, एम्बर हो गया है, एबोनाइट हो गया है, प्लास्टिक हो गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कुछ एग्जांपल है, मतलब कहाँ पर किन किन को रगड़ने से कौन कौन से यहाँ पे आवेश उत्पन्न होंगे उसके लिए हैं। तो धनात्मक आवेश के लिए है कांच की छड़ है, बिल्ली की रोएदार छर्म है, उसकी मतलब बिल्ली की खाल ले लो आप, ऊनी का कपड़ा है। और ऋणावेशित के लिए भी बात करते हैं, रेशम का कपड़ा है, एबोनाइट की छड़ है, प्लास्टिक की छड़ है, रबर है, एम्बर है जिसे रेंजिन भी बोलते हैं, एबोनाइट है और प्लास्टिक है, इस प्रकार से है ना। तो मुझे विश्वास है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अपन ने पहली यहाँ पे जो विधि है उसको पढ़ा है, अब आते हैं अपन दूसरी विधि पर। अब देखिए सत्य, दूसरी विधि को पढ़ते हैं। दूसरी विधि है चालन स्पर्श द्वारा आवेशन। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। सत्य, बहुत इजी विधियाँ हैं सभी, और बहुत कुछ अपने को इससे सीखने मिल रहा है। इसमें कहा गया है कि जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है, और इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि सिंपल सी बात है कि कोई एक चालक है जो आवेशित हैं, दूसरा चालक है जो आवेश रहित हैं, अनावेशित हैं, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं है। अगर उन दोनों को पास में लाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर दोनों को, एक तो क्या है अनावेशित है, दूसरा आवेशित है, अगर इन दोनों को पास में लाया जाता है तो होता क्या है कि दोनों पर जो आवेश है वो एक समान, सेम प्रकृति के आवेश क्या है, आवेश से वो दोनों आवेशित हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, एक अनावेशित है, दूसरा आवेशित है, उनको अगर पास में लाएंगे तो दोनों के ऊपर समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा। बात क्लियर है? और वो जो वस्तुएं हैं वो आवेशित हो जाएगी। अब समझना, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संपर्क बिंदु पर कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए एक तो क्या है अनावेशित है, दूसरा क्या है आवेशित है, तो जो आवेश है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है स्थानांतरण हो जाते हैं इस पर, और उसके कारण दोनों पर समान प्रकृति के आवेश जो हैं वो आ जाते हैं। अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पे समझना, यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना कि दो चालक वस्तुएं कुछ चालक स्टैंडों पर स्थित हैं। यहाँ पर देखिए दो वस्तुएं जो हैं वो कुछ चालक स्टैंड पर स्थित है। बात क्लियर है? इनमें से एक वस्तु आवेशित तथा दूसरी वस्तु अनावेशित है, और आप देख रहे हैं कि इस पे जो एक वस्तु है वो क्या है अनावेशित है और दूसरी वस्तु है वो क्या है आवेशित है। जो डायग्राम के अंदर है उसी को लेकर अपन बात कर रहे हैं। इन वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाने पर आवेश धनावेश या ऋणावेश स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण दोनों वस्तुओं पर वितरित हो जाता है।
अब यहाँ पर क्या कहा साथियों, एक आवेशित वस्तु है, दूसरी क्या है, अनावेशित वस्तु है। अगर इन दोनों को अपन पास में लाते हैं, धनावेश हो या ऋण आवेश हो, वो स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण दोनों वस्तुओं पर वितरित हो जाते हैं, मतलब दोनों वस्तुओं पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। मतलब पहली जो वस्तु है जिस पे आवेश है, दूसरी वस्तु है जिस पे कोई आवेश नहीं है, लेकिन जो पहली वस्तु है जिस पे जो आवेश है उसी प्रकृति के समान रूप से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित हो जाते हैं। बात क्लियर है? जिससे दोनों वस्तुएं समान प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि चालन या फिर स्पर्श द्वारा आवेशन की जो विधि है वो क्या कहती हैं और किस प्रकार से वो वर्क करती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तीसरी विधि, और तीसरी विधि का नाम क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, किससे कहते हैं और किस प्रकार की इसकी विधि है उसको समझेंगे अपन। कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। बात को समझना बहुत ही शानदार बात है। इसमें क्या कहा गया कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु है, दूसरी अनावेशित वस्तु है, और उन दोनों को बिना स्पर्श कराए, मतलब दोनों वो संपर्क में नहीं आती है, ना ही स्पर्श करती हैं, उसके बावजूद उसमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाए, और इस प्रकार अगर प्रक्रिया बनती है, इस प्रकार से अगर होता है तो उसे कहते हैं अपन कि प्रेरण द्वारा आवेशन। ऐसा कब हो सकता है, जब प्रेरण द्वारा आवेशन होता है तभी दोनों विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होंगे। किस पर, एक आवेशित हैं एक अनावेशित हैं, उस कंडीशन में। बात क्लियर है? अब यहाँ पर समझना, किसी चालक को प्रेरण द्वारा निम्न चरणों में आवेशित किया जा सकता है। इसे कुछ चरण हैं जिसके अंतर्गत अपन किसी चालक को प्रेरण के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। इसका पहला चरण है, इसका क्या है देखिएगा। कुछ चालक स्टैंडों पर रखे दो चालक गोलों ए तथा बी को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं। अब यहाँ पर देखना, कुछ चालक स्टैंड पर ये यहाँ पर स्थित हैं, ए और बी गोले जिनको अपन संपर्क में लाए हैं। फिर क्या कहते हैं देखिएगा, क्या कहा पहले कि कुछ चालक स्टैंडों पर रखे दो चालक गोलों ए तथा बी को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब चालक ए के समीप किसी धनावेशित छड़ को लाया जाता है तब चालक ए के मुक्त इलेक्ट्रॉन छड़ की ओर आकर्षित होते हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करना कि जब चालक ए के समीप किसी धनावेशित छड़ को लाया जाता है तब चालक ए के मुक्त इलेक्ट्रॉन छड़ की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि चालक बी के दाएं पृष्ठ पर धनावेश की अधिकता हो जाती है। अब यहाँ पर देखना, अब आपने देखा कि जैसे कोई आवेशित छड़ को अगर पास में लाते हैं तो ए के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मुक्त हो रहे हैं, और छड़ की ओर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षित कब होते हैं, जब विपरीत प्रकार के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश होता है। और बी की ओर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, धनावेशित जो आवेश है वो बंद हो रहा है, मतलब एक साइड में धनावेशित आ रहा है और दूसरी साइड में क्या हो रहा है, ऋणावेशित हो रहा है, और ऋणावेशित जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस छड़ से आकर्षित हो रहा है। बात क्लियर है? आकर्षित कब हो सकता है, आपको क्लियर होगा, जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तभी आकर्षण होता है, और सेम प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होता है ना। मतलब समान प्रकृति के आवेश हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो आकर्षण होगा। अब देखिए थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, इसको एक बार दोबारा पढ़ते हुए अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब चालक ए के समीप किसी धनावेशित छड़ को लाया जाता है तब चालक ए के मुक्त इलेक्ट्रॉन छड़ की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि चालक बी के दाएं पृष्ठ पर धनावेश की अधिकता हो जाती है। ये दोनों प्रकार के आवेश गोलों में आबद्ध रहते हैं। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक ए के बाएं पृष्ठ पर एकत्र हो जाते हैं। अपन ने ये देखा है अभी तक, है ना। परंतु साथ ही अन्य इलेक्ट्रॉन इनके द्वारा प्रतिकर्षित होने लगते हैं। अंततः में आवेशित छड़ के आकर्षण तथा संचित आवेशों के कारण प्रतिकर्षण के मध्य साम्यावस्था की स्थिति आ जाती है। मतलब एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें एक गोले पे क्या होंगे, ऋणावेशित होंगे, और एक गोले में क्या होंगे, धनावेशित होंगे। और वो किसके कारण हुआ है, किसी छड़ को उसके पास में लाने से हुआ है ना। साम्यावस्था आ जाती है, मतलब एक समान अवस्था आ जाती है। यह अवस्था तब तक ही रहती है जब तक कि आवेशित छड़ चालक गोले ए के समीप रहती है। इस प्रक्रिया को आवेशन का प्रेरण कहते हैं। अब देखिए सिंपल मैथ में बताऊं यहाँ पर,
जैसे ही यहाँ पर अपन ने देखा कि दो गोले हैं, है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो गोले हैं और दोनों क्या हैं, अनावेशित हैं, मतलब इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। जब यहाँ पर क्या होता है देखना कि एक छड़ लाते हैं, छड़ पे क्या है, यहाँ पे प्लस आवेश है, धनावेश है ये, तो धनावेश होने से क्या होगा कि ए के ऊपर यहाँ पे जो आवेश है वो प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब इसमें विपरीत प्रकार के आवेश आ गए हैं, मतलब ऋणावेश आ जाएंगे, और बी के अंदर क्या होंगे, जो धनावेश हैं वो एक साइड में बंद हो जाएंगे। जब तक ये छड़ इसके समीप रहेगी एक गोले के पास में, तब तक क्या होगा, इसमें तो जो आवेश हैं वो क्या आ जाएंगे, ऋण मतलब प्रतिकर्षित करते रहेगा, ऋणावेश आते रहेंगे, और इसमें क्या है, धनावेशित आ जाएंगे। और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इसी के अंदर सभी ऋणावेश हो जाएंगे और इसके अंदर सभी धनावेश हो जाएंगे, और ये तब तक रहेंगे जब तक ये छड़ है इसके समीप, मतलब इससे संपर्क में रहेगी। और इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है कौन सी, आवेशन का प्रेरण कहते हैं। आवेश का प्रेरण कहते हैं, मतलब प्रेरण के माध्यम से किसी वस्तु को आवेशित करना। क्या बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जब आवेशित छड़ को चालक गोले ए के समीप रखते हुए गोलों ए तथा बी को एक दूसरे से अल्प दूरी तक पृथकित करते हैं, तब दोनों गोले विपरीत प्रकृति के आवेशों द्वारा आवेशित होकर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए डायग्राम अपन ने देखा, हुआ क्या कि अगर उन दोनों गोलों पर, एक पे क्या था प्लस था, दूसरे पे माइनस था, अगर उन दोनों को थोड़ी सी डिस्टेंस से अगर दूर करते हैं अपन, तो अपन जानते हैं एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, वो क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बात क्लियर है? अब देखना थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आवेशित छड़ को हटा लेते हैं। अब अगर अपन आवेशित जो छड़ है उसको हटा लेते हैं, इस स्थिति में गोले पर आवेश का वितरण डी के अनुसार होगा। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम अपन देखें, अगर अपन गोले को हटा लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो आवेश हैं वो क्या होंगे, इस प्रकार से दोनों पे वितरण होंगे, मतलब इसमें माइनस थे इसमें प्लस थे, अगर छड़ हटा लेते हैं तो माइनस माइनस अलग हो जाएगा और प्लस प्लस अलग हो जाएगा, मतलब अंदर पूरे अंदर फैल जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? देखिएगा अब अगर अपन थोड़ा सा और पढ़ें और आगे बढ़ें तो देखिएगा क्या कहता है यहाँ पर कि अंत में दोनों गोले को अधिक दूरी तक पृथकित करते हैं। इस स्थिति में दोनों गोले पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार दोनों गोले प्रेरण द्वारा विपरीत आवेश से आवेशित हो जाते हैं। बात सही है? अपन ने देखा है कि एक पे धनावेश आ गया है, एक पे ऋणावेश आ गया है। यही कारण है कि प्रेरण प्रभाव द्वारा किसी आवेशित छड़ को हल्की वस्तुओं के समीप लाने पर वस्तुओं के पास स्थित पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति आवेश तथा दूर स्थित पृष्ठ पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। इन दोनों प्रकार के आवेशों के मध्य कुछ पृथक्कन होता है। इस स्थिति में बल के परिमाण की आवेशों के मध्य की दूरी पर निर्भरता के कारण आकर्षण बल के प्रभावी होने से हल्की वस्तुएं आवेशित छड़ की ओर आकर्षित होने लगती हैं। देखिए साथियों, अपन ने पूरा पढ़ लिया है, समझने की कोशिश भी की है, और लेकिन इससे निष्कर्ष क्या निकला है वो देखना। सबसे पहले अपन ने देखा कि यहाँ पर कुछ चालक स्टैंड पर दो गोले हैं, दोनों क्या हैं, आवेश रहित हैं। जैसे ही अपन को छड़ लाते हैं उस पे आवेश है, और छड़ लाते हैं और वो आवेशित हैं, धनावेशित हैं, तो जो छड़ है जिस गोले के पास में होगा उस पे तो क्या होगा, विपरीत प्रकार का आवेश आएगा, और जो दूर होगा उसमें समान प्रकृति का आवेश आएगा। मतलब अगर यहाँ पे कोई छड़ है उस पे धनावेश है तो इसमें ऋणावेश होगा और इसमें धनावेश होगा। अगर मैं यहाँ पे छड़ रखता हूँ तो ये अगर ये क्या है, धनावेशित है छड़, है ना, तो यहाँ पे रखता हूँ तो इसमें क्या होगा, ऋणावेशित होगा और इसमें धनावेशित होगा। मतलब जिस गोले के पास में जो छड़ है वो जिस प्रकार की है, धनावेशित है, तो वो उसका जस्ट संपर्क वाला जो गोला होगा वो ऋणावेशित होगा, और उसका जस्ट पास वाला होगा, नज़दीक वाला, मतलब जो छड़ है उससे तो दूर, और लेकिन इससे पास वाला जो है वो क्या हो जाएगा, धनावेशित होगा, मतलब समान प्रकृति के आवेश होंगे। इस बात को आपको समझना है। फिर क्या होता है कि ये जैसे ही इसको छड़ को मैं रख रहा हूँ इस गोले के पास में, तो इसमें तो विपरीत प्रकार के आवेश आ गए, ऋणावेश आ गए हैं, और इसमें क्या है, धनावेश है। अब ये पास में है, चिपके हुए हैं, अपन ने देखा है। जैसे इसको अगर मैं अलग करता हूँ, अगर मैं इसको अलग करूँगा तो होगा क्या, इसमें तो ऋणावेश है तो ऋणावेश हो जाएंगे, इसमें धनावेश हो जाएंगे, और यहाँ पर बल के कारण, बल की जो दूरी है उसमें निर्भरता के कारण क्या होंगे कि जो ऋणावेश हैं और जो धनावेश हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। और यही अपनी
प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि है और इस विधि को अपन ने अच्छी तरह से समझा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अपना एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ है और उसके अंतर्गत अपन ने 3 विधियाँ पढ़ी हैं। उस क्वेश्चन का नाम था आवेशन की विभिन्न विधियों को समझाइए, जिसमें अपन ने पहली विधि पढ़ी घर्षण द्वारा आवेशन, फिर दूसरी विधि अपन ने पढ़ी कि चालन स्पर्श द्वारा आवेशन और तीसरी विधि अपन ने पढ़ी है प्रेरण द्वारा आवेशन। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों विधि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आपने बिल्कुल भी रटा नहीं है, समझा है और इसे बार बार देखेंगे और अपने इस क्वेश्चन को पूरा 100% कवर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, इन सभी पर आप फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, कोई भी बात है अपने तो कमेंट्स में आप बोल सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।